हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सर और आप देख रहे हैं द मैथ्स हेरिटेज। थोड़ा लंबे समय के बाद एक वीडियो आया है, बीच में ठीक नहीं था। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है यूक्लिड जियोमेट्री। एंड यूक्लिड जियोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं ग्रेड 9 में। तो ये टॉपिक आपका यूक्लिड जियोमेट्री। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से इलेबोरेट किया जाए। काफ़ी मेहनत किया है मैंने इस वीडियो के लिए। चलिए आपको समझाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले जियोमेट्री, जियोमेट्री ये है क्या? व्हाट इज जियोमेट्री स्टूडेंट्स? तो जियोमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग 2D फिगर्स, ठीक है ना, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ मैथ्स जिसमें हम लोग 2D फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। 2D फिगर्स मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें लेंथ हो और सिर्फ ब्रेथ हो। लाइक ये आपका 2D फिगर हो गया, है ना, ये आपका 2D फिगर हो गया, ये आपका 2D फिगर हो गया, ट्रायंगल आप ले सकते हो। तो ये सारे फिगर्स में सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ है, इसमें थिकनेस नहीं है, हाइट नहीं है। तो ये सारे कैसे फिगर्स हो गए? 2D फिगर्स। ज्योमेट्री को सबसे पहले जो ओरिजिनेट किए, स्टार्ट किए, उसमें सबसे पहले क्रेडिट जो जाता है वो कुछ फॉरेनर जो मैथमेटिशियन थे, उसमें आपका सबसे पहले नाम आता है थेल्स का आता है। उसके बाद फिर आपका उनके एक डिसाइपल हुए, है ना, पाइथागोरस हुए, ठीक है। तो पाइथागोरस का नाम आता है। और यूक्लिड का नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है। यूक्लिड का नाम, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया ज्योमेट्री के लिए, इसीलिए हम लोगों ने ज्योमेट्री को स्पेशली यूक्लिड के नाम पे एक टॉपिक ही पढ़ते, यूक्लिड ज्योमेट्री। बिफोर दैट हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ज्योमेट्री शुरुआत कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो लोग थे, जब सिविलाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है, तो उस समय लैंड को मेजर करने के लिए, परहैप्स ऐसा माना जाता है कि लैंड को मेजर करने के लिए जो मैथ्स का टेक्निक यूज किया गया, वहाँ से जियोमेट्री शुरू हुआ। तो जियोमेट्री का स्टार्टिंग जो हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग मैप, जैसे लैंड है तो लैंड को कैसे मेजर करें, कितना एरिया हुआ, उसको मेजर करने के लिए लोगों ने जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज किया। अब सबसे पहले उस समय की बात है कि बहुत सारी चीज़ें थी जियोमेट्री पे बेस्ड थी। आप देखेंगे तो एक श्री यंत्रा हुआ करता था, श्री यंत्रा। पहले समय देखिए, मैं आपके सामने फिगर रखा हूँ श्री यंत्रा का। ये आपका श्री यंत्र, और ये एक तरह का स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स पे बना हुआ है। आप इसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें बहुत सारे, ठीक है, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये फिर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऐसे आप देखते जाएंगे तो बहुत सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, और इतने सारे ट्रायंगल्स से मिल के, ठीक है, और बना है आपका श्री यंत्रा, ठीक है। तो ये एक ज्योमेट्रिकल शेप था, पहले यूज करते थे हम लोग सिविलाइजेशन के समय, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस समय यूज करते थे श्री यंत्रा। और एक ये भी है श्री यंत्रा का फॉर्म है, आप इसको भी देख सकते हो। उस समय अल्टार्स बनते थे, अल्टार्स, ठीक है ना, उस समय बनते थे अल्टार्स, और इसको हम जैसे बेदी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले चर्चेज वगैरह में भी अल्टार्स बनते थे, और हवन होता था ऐसा बेदी। अभी भी हमारे यहाँ जो हवन होता है उसमें बेदी, ट्रायंगुलर शेप का बेदी बनाते हैं, ठीक है। तो वो अल्टार्स, तो जो अल्टार्स होते थे वो स्पेसिफिक शेप के होते थे। तो इसमें भी जियोमेट्री यूज हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर आगे जियोमेट्री कैसे बढ़ा। तो उस समय हुआ करते थे, सबसे पहले बहुत पुराने मैथमेटिशियन थे, बहुत पुराने, मतलब कितना कहें आपको, 600 BC। अब 600 BC आप समझ रहे हो, बिफोर क्राइस्ट, मतलब अभी आपका 2024 चल रहा है, तो इससे 2024 ईयर्स पहले, और उसके भी 600 ईयर्स पहले, आप समझ लो। तो इतने साल पहले हुआ करते थे थेल्स, और थेल्स जो थे उन्होंने ज्योमेट्री को रिसर्च किया, और उन्होंने बहुत सारे रूल्स निकाले। और उसके बाद उनके एक डिसाइपल, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, शिष्य बोल सकते हैं, या अभी सामान्य भाषा में चेला बोल सकते हैं, ना। पहले गुरु हुआ करते थे, उनके चेला हुआ करते थे। तो उनके डिसाइपल हुए पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग ग्रेड 7 में पढ़े होंगे, यही पाइथागोरस साहब है, इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम निकाला। ये थेल्स के पुपिल थे, या कह सकते डिसाइपल थे, चेला थे, शिष्य थे, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो।
इनके बाद ये 572 बीसी में हुए, देखिए 600 बीसी में ये हुए थेल्स, 572 बीसी में आपके पाइथागोरस साहब हुए। अब उसके काफी दिनों बाद लगभग 150-200 साल बाद 300 बीसी में आए यूक्लिड साहब, ठीक है। अब यूक्लिड ने पूरे ज्योमेट्री का आप कह लो कि सर्जरी कर दिया, इन्होंने सर्जरी कर दिया क्या कि हर एक चीज़ों को इन्होंने अपने तरीके से बहुत ही कन्वीनियंटली डिफाइन किया, एकदम पॉइंट से लेके एकदम लाइन से लेके लाइन सेगमेंट से लेके हर एक चीज़ों को उन्होंने डिफाइन किया। पहले ज्योमेट्री सिस्टमेटिक नहीं था, पहले सारे चीज़ें डिफाइंड नहीं थे, सारे चीज़ें क्लियर नहीं थे। जब थेल्स ने यूक्लिड साहब आए तो ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, ज्योमेट्री के जितने सारे टर्म्स थे उसको बहुत अच्छे से क्लियर करा। इसीलिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किनका है? थेल्स का है, ये सॉरी यूक्लिड का है, यूक्लिड का है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जियोमेट्री, फादर ऑफ जियोमेट्री। तो आप याद रखेंगे फादर ऑफ जियोमेट्री कौन है? तो थेल्स हैं। अब ये जो थेल्स साहब हैं, इन्होंने उस समय बहुत एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा, आप याद रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। इन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा, उस बुक का नाम था एलिमेंट, ठीक है। इसमें 13 चैप्टर हुआ करते थे और ये बुक उस समय के लिए जस्ट वंडर था, वंडर इन केस ऑफ ज्योमेट्री, वंडर इन केस ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये सारे ज्योमेट्री के बैकग्राउंड हुए, ठीक है। अब जब यूरोपियन कंट्रीज के साइंटिस्ट ने इतना और मैथमेटिशियन इतना कंट्रीब्यूट किया, तो हमारे इंडिया के भी मैथमेटिशियन कम कहाँ रहने वाले थे। इंडिया को पता है कि ज्योमेट्री में, एस्ट्रोलॉजी में इंडिया बहुत पहले से आगे था, खगोल विज्ञान में है ना, सब सारे भौतिकी में भी आप बहुत सारे आगे था। तो इसमें सबसे जो 3 इम्पॉर्टेंट जो मैथमेटिशियन हुए उसमें आपका नाम आता है, आप देख सकते हैं, इनको तो पहचानते ही होंगे आप, है ना। ये हैं आपके आर्यभट्ट साहब, ठीक है। और आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता है, वी आर प्राउड ऑफ दैट कि आर्यभट्ट इज बोर्न इन इंडिया। और इन्होंने 476 एडी में इनका जन्म हुआ लगभग। इन्होंने वैल्यू ऑफ पाई को अनलिमिटेड प्लेस ऑफ तक ये फाइंड किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड किया और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड को उन्होंने फाइंड किया। ये इनका बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए और वी शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर हिम। और इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने मैथ्स में रिजल्ट्स और थ्योरम्स और बहुत सारे फार्मूला दिए हैं। ये तो मेन मैंने आपके इनका कंट्रीब्यूशन दिखाया है। उसके बाद हुए आपके, देखिए ये कौन है आपके, ये है ब्रह्मगुप्त टू, ठीक है ना। ये है आपके ब्रह्मगुप्त, हाँ ब्रह्मगुप्त मैं लिख देता हूँ RAHM, ये थे ब्रह्मगुप्त। इन्होंने एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर वर्क किया और इनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी है, सराहनीय है। और उसके बाद आपके 1114 AD, ज़्यादा पुराना नहीं है फिर भी बहुत पुराना है, अभी 2024 चल रहा है। तो 1114 AD में हुए आपके भास्कराटू या भास्कराचार्य। इन्होंने भी पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ दिया है और बहुत सारे इनका भी कंट्रीब्यूशन मैथ्स में था। तो अभी तक हम लोग ये सीखे कि ज्योमेट्री क्या है, यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है और यूक्लिड का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। अभी हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं, उनके दिए हुए एक्सियम्स, थ्योरम्स। और यूक्लिड शुरुआत में ज्योमेट्री को डिफाइन किए, ज्योमेट्री में बहुत सारा वर्क किए, उनका एलिमेंट बुक था, इसीलिए इसको हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री कहते हैं। ग्रेड 9 में एक छोटा सा चैप्टर है बट पूरे ज्योमेट्री का बेस है। अब हम लोग आगे सिस्टमेटिक पढ़ने वाले हैं यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। चलिए, अभी तक कुछ आप लोग को कोई डाउट रहा होगा आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा क्लियर करूं। अब पढ़ते हैं जो एग्जैक्ट टॉपिक आपको पढ़ने हैं और जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे जो फर्स्ट डेफिनेशन होने वाला है वो होने वाला है एक्सियम्स। कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर और यूक्लिड ज्योमेट्री। द वेरी फर्स्ट टर्म इज एक्सियम। एक्सियम क्या होता है? सेल्फ प्रूवेन स्टेटमेंट यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ऐसे कुछ हम लोग स्टेटमेंट यूज करेंगे जिसको फिर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ओबियस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये कहें कि आप हाफ में अगर हाफ ऐड कर दो तो ये फुल हो जाएगा, हाफ में हाफ ऐड कर दो
तो ये फुल हो जाएगा, फुल मीन्स 1। तो हाँ, हाफ और हाफ फुल होता है। आप लोग जाते होंगे कभी रेस्टोरेंट में तो कुछ ऑर्डर करते होंगे तो हाफ प्लेट बोलते होंगे, है ना, हाफ प्लेट। और फिर क्या होता है, हाफ प्लेट और कर लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, फुल प्लेट हो जाएगा, है ना, फुल प्लेट हो जाएगा। तो हाफ प्लस हाफ इज़ फुल, इसमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, और आप चाहें तो हाफ प्लस हाफ ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी फिगर होगा उसका अगर हाफ लेंगे और उस फिगर का फिर से हाफ लेंगे तो दोनों मिला के कंप्लीट फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का एक्जियम हो सकता है, बहुत सारे एक्जियम हो सकते हैं। यूक्लिड ने 7 एक्जियम्स दिया है, एक्जियम्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक एक्जियम, समझेंगे ध्यान से स्टूडेंट, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर डिफरेंस बिटवीन एक्जियम्स एंड पोस्टुलेट क्या है। कोई ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम्स जो स्पेशली जियोमेट्री से रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो, स्पेसिफिक जियोमेट्री से रिलेटेड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट। क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट। पोस्टुलेट आप ऐसे समझो कि स्पेशल एग्जाम्स जो सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं पोस्टुलेट। तो जैसे आप ये बोल सकते हो, है ना, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल होंगे तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। अगर 2 ट्रायंगल हैं और ये दोनों ट्रायंगल में ये 2 एंगल्स इक्वल होंगे तो जो थर्ड एंगल है ये भी इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो ये एक पोस्टुलेट हो सकता है, जियोमेट्री से रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारे पोस्टुलेट हो सकते हैं। यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिया है, यूनिक पोस्टुलेट दिया है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज थ्योरम। ये थ्योरम जो है आप ग्रेड 7 में पढ़े होंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ a triangle is 180 डिग्री। वो थ्योरम आप ग्रेड 7 में प्रूफ किए होंगे। तो 2 रिलेटेड टॉपिक हैं, एक है थ्योरम और एक है कोरोलरी। तो थ्योरम एक्चुअली क्या है ना, कि वैसा स्टेटमेंट जिसको आप प्रूफ कर सकते हो, जिसको आप प्रूफ कर सकते हो। तो आप ऐसा समझो कि अगर आप ये लोगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये जो है स्टेटमेंट है और इट कैन बी प्रूव्ड। आपको मैंने ग्रेड 7 में प्रूव करके दिखाया था, जहाँ जहाँ मैंने क्लास लिया था। तो वैसे आपके सर भी बताए होंगे, आप ग्रेड 9 में पहुंच गए हो, यहाँ फिर से बताया जाएगा लाइन्स एंगल्स चैप्टर में। तो ग्रेड 9 के बच्चों आपको ग्रेड 7 का थ्योरम याद है या ना है, इस बार ग्रेड 9 पढ़ेंगे तो इस थ्योरम को आपको एकदम 100% जानना होगा, अदरवाइज आप जियोमेट्री में कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, थ्योरम बोलेंगे, ठीक है। ऐसे और भी थ्योरम्स हो सकते हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं जियोमेट्री में। आगे बढ़ते हैं, अब है कोरोलरी। तो अब देखिए ना, मैंने कहा किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर आपसे ये पूछ दें कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल का मेजर कितना होता है, तो आप इस ऊपर वाले थ्योरम को यूज करेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 होगा क्योंकि मैंने ऊपर में थ्योरम को प्रूफ कर चुका हूँ। तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 बाई 3, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने ये क्या किया, मैंने इस थ्योरम को यूज करके कि तीनों एंगल का सम 180 होना ही होना है, क्योंकि मेरे पास पहले थ्योरम था, तो थ्योरम को यूज करके मैंने इसको प्रूफ कर दिया। तो इसको बोलते हैं कोरोलरी। द स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ थ्योरम इज कॉल्ड अ कोरोलरी, ठीक है। तो कोरोलरी क्या हो जाएगा कि मेजर ऑफ ईच एंगल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ये कोरोलरी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कोरोलरी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे, द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कोर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यूक्लिड्स एक्जियम्स। मैंने टॉपिक दिया है स्टूडेंट, यूक्लिड्स 7 एक्जियम्स। टॉपिक इसीलिए दिया है क्योंकि एटलीस्ट आपको ये याद हो जाए कि यूक्लिड के 7 एक्जियम्स हैं। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यूक्लिड से आपने 5 पोस्टुलेट दिया है और 7 एक्जियम्स दिया है। बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि सर 7 एक्जियम्स है कि 7 पोस्टुलेट है, इसलिए मैंने टॉपिक ही रखा है यूक्लिड्स 7 एक्जियम्स। द वेरी फर्स्ट एक्जियम आप देखोगे,
थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एकदम से अलर्ट होकर आप लोग बैठेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और अच्छे से समझना होगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इस एग्जाम्पल के लिए ए है ना इक्वल टू आपका लेते हैं सी और बी इक्वल टू लेते हैं सी। तो थिंग्स मतलब ए और बी दो थिंग्स हैं विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये दोनों सी के इक्वल हैं, तो विल बी इक्वल टू वन अनदर। तो ए और बी भी इक्वल होंगे। कैसा रूल है ना कि इक्वेशन 1 मानेंगे इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो अगर राइट साइड इक्वेशन का इक्वल होता है तो लेफ्ट साइड इक्वल होता है। तो इसको यूज करके हम लोग ए इक्वल टू बी प्रूफ कर दिए। तो हो गया ना, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। थिंग्स मतलब दो थिंग्स लिए थे ए और बी जो सी के इक्वल थे, तो आपस में ए और बी भी इक्वल होंगे। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम गिवन बाय यूक्लिड। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम, और हमारा नेक्स्ट एग्जाम है इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल आर इक्वल। ठीक है, चलिए मैंने एक ए लिया और एक बी लिया। इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, पहले से ए और बी इक्वल है, अब उसमें मैंने स्मॉल ए ऐड कर दिया दोनों में। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मैंने ये इक्वल को ऐड कर दिया दोनों में जो पहले से इक्वल था। तो अब जो हमारे पास आ गया ए प्लस ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे बी प्लस ए के, क्योंकि पहले से ए और बी इक्वल था और ए तो इक्वल है ही, तो अगर इक्वल को ऐड करेंगे तो इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 100 रुपये है और आपके फ्रेंड के पास भी 100 रुपये है, अगर दोनों को हम 50 रुपये और दे दें दोनों को, तो आप दोनों के पास फिर से इक्वल हो जाएंगे 150। दिस इज द सेकेंड एक्सियम गिवन बाय यूक्लिड। आगे बढ़ते हैं थर्ड एक्सियम की तरफ। If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Similarly, we can prove it. A and B are equal. If we subtract A from A as well as B, then A minus B will be equal to B minus A. आपके पास 100 रुपीज़ मैंने दिया था ना अभी कुछ देर पहले, आपके फ्रेंड को भी दिया था 100 रुपीज़, दोनों से अगर 20 रुपीज़ मैं माइनस कर देता हूँ तो आप दोनों फ्रेंड के पास 80 रुपीज़ ही तो बचेंगे। तो ये 80 रुपीज़ दोनों फ्रेंड के पास फिर से इक्वल हो गए। कब? जब मैंने इक्वल रुपीज़ 20 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर दिया तब। इसीलिए एग्जाम 3 कहता है कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, जो रिमाइंडर बचता है वो इक्वल होता है। आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत इस पर वर्क किया है, आपको कैसे इजीली समझाया जाए पहले से भी कुछ इस पर लिखा हुआ है, इसमें बहुत टाइम लगा है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। और एग्जाम नंबर 4, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another। coincide का मतलब पहले समझेंगे स्टूडेंट। coincide मतलब coincide एक कॉइन है, अगर हम उसके ऊपर, अगर कॉइन मान बाय द वे 1 रुपये का है, अगर इसके ऊपर हम फिर से 1 रुपये का कॉइन रख देंगे तो हम एक बार में कॉइन के एक साइड को ही देख पाएंगे। इसको बोलते हैं coincide होना। मतलब एक दूसरे को कॉइन ओवरलैप कर जाएगा, अच्छे से ढक लेगा और एक बार में हम कॉइन के किसी एक ही साइड को देख पाएंगे, बाकी इसका पूरा नीचे का साइड ढका हुआ रहेगा। इसको बोलते हैं coincide करना। तो अगर दो थिंग्स इक्वल होंगे तो ओबियसली एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे, coincide कर लेंगे। जैसे सेम सर्कल लेंगे, अगर एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, अगर एक सर्कल लेते हैं, एक इसका रेडियस जो है इक्वल होगा, और एक और सर्कल लेते हैं उसका भी रेडियस इक्वल होगा, तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ढक लेंगे, है ना, ढक लेंगे, तो ये coincide कर जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड coincide करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सियम की तरफ। द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग ना टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक पूरा एक रेक्टेंगल ले लो और रेक्टेंगल का एक आप छोटा सा पार्ट कट कर लो, अब आप बताओ कौन सा बड़ा है, ये छोटा पार्ट बड़ा है कि पूरा रेक्टेंगल बड़ा है। अनदर एग्जाम्पल टेकिंग, ठीक है, अगर आप एक पिज़्ज़ा लेते हो, ठीक है, बिकॉज पिज़्ज़ा आप लोग बहुत पसंद करते हो, इट्स वेरी कॉमन थिंग्स अमॉन्ग द चिल्ड्रेन।
तो ये पिज़्ज़ा का अगर आपको एक स्लाइस लेते हो, ठीक है, दिस इज़ द वन स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है, और ये पिज़्ज़ा का वन स्लाइस आप निकाल के सेपरेट करते हो और ये आप खाते हो, ये अपने फ्रेंड देते हो, ऐसा करना चाहिए। ऐसा पता नहीं आप करते हो या नहीं। तो ये जो बड़ा पार्ट है जिसको मैं आपको डिफरेंट कलर से शेड कर देता हूँ, ये येलो कलर से मैं शेड किया, ये ग्रीन कलर, तो दिस इज़ द बिगर पार्ट ना। तो अब ये कॉमनली कोई भी कह सकता है कि जो पार्ट है ये बिगर है। अब देखिए आप ये पार्ट को लो और ये पार्ट को लो, दोनों हुए इस होल पिज़्ज़ा के पार्ट। तो ये दोनों ही पार्ट से जो होल पिज़्ज़ा है वो तो हमेशा बड़ा होगा, इसीलिए होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स अ पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम धीरे धीरे 5 एग्जाम्स कर लिए, 6 एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं और 6 और 7 दोनों एग्जाम सिमिलर हैं, दोनों को एक साथ लाते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। कहता है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बहुत कॉमन है, आप समझ सकते हो, जैसे ए है आपका और यहाँ पे थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, थिंग्स ए ये एन के डबल है, ठीक है, बी भी एन के डबल है, थिंग्स मतलब ए और बी, विच आर डबल ऑफ द थिंग, थिंग हमारा एन हो गया, इसका डबल ए है और डबल बी है, तो आपस में ये ए और बी भी तो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ए जो है वो भी 2n के इक्वल है और बी भी 2n के इक्वल है, तो भाई यस ए और बी तो इक्वल होना ही है, ठीक है। तो ये थ्योरम एग्जाम कहता है हमारा 6 नंबर एग्जाम। अब इसका जस्ट ऑपोजिट है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, ए और बी ना, बी लेता हूँ, ए और बी जो है आपस में ये n के हाफ हैं, तो a इज हाफ ऑफ n एंड b इज ऑल्सो हाफ ऑफ n, तो हो गया ना a और b दोनों इक्वल, ठीक है। तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया आपका 7 एग्जाम्स, एग्जाम में आते हैं राइट 7 एग्जाम्स ऑफ यूक्लिड, आप देख लेंगे, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी in comment section. Now proceeding towards the next very important topic, that's a Euclid's 5 postulates. मैंने फिर से इसमें क्या लिख दिया है, नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स लिख दिया है, सो दैट यू कैन रिमेंबर कि यूक्लिड ने कितने पोस्टुलेट्स दिए थे, 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। अब वंस अगेन यू रिकॉल स्टूडेंट, मैंने क्या कहा था कि पोस्टुलेट आर द स्पेशल एक्जियम, पोस्टुलेट स्पेशल एक्जियम है जो सिर्फ जियोमेट्री में काम आते हैं, ठीक है। तो पहला जो पोस्टुलेट ने दिया यूक्लिड ने, वो बोला कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं तो ये दोनों पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकता है। इसको दूसरे सेंटेंस में क्या कहेंगे, अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मैंने पॉइंट ए लिया और पॉइंट बी लिया तो इस पॉइंट के बीच सिर्फ यही एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दूसरा लाइन ड्रॉ हो नहीं सकता, ये सारे लाइन्स हैं नहीं, ये कर्व्स हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पॉसिबल है बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट गिवन बाय यूक्लिड। नेक्स्ट पोस्टुलेट, कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन मीन्स लाइन सेगमेंट, तो हम चाहें इसको तो इधर भी इनफाइनाइट कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। तो टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग दोनों डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसका टर्मिनेटेड लाइन मीन्स लाइन सेगमेंट हुआ, इसको अनदर वे में क्या लिख सकते हैं, अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड ऑफ इट टू फॉर्म अ लाइन। मतलब एक लाइन सेगमेंट को हम दोनों साइड एक्सटेंड करके और हम लोग इसको एक लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। ये है आपका सेकेंड एग्जाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ, और नेक्स्ट एग्जाम बड़ा प्यारा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब आपके सामने मैं 2 सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब ये रहा आपका फर्स्ट सर्कल
और ये रहा आपका सेकेंड सर्कल। तो मैं तो 2 सर्कल ड्रॉ किया, लेकिन मुझे दोनों सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेम रेडियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं रेडियस का स्मॉल आर लिया, इसे कैपिटल आर लिया, 2 अलग अलग रेडियस के सर्कल मैं इजीली ड्रॉ कर पाया। तो सर्कल्स जितने सारे हैं, आप जितने रेडियस लेना चाहो, आप जो भी सेंटर लेना चाहो आप ले सकते हो, कहीं भी सेंटर। मैं इसको C1 लेता हूँ, इसको C2 लेता हूँ, या O और O डैश, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ा इजी था समझने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ, और ये पोस्टुलेट है ट्रायंगल से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड। तो किसी भी राइट एंगल, ठीक है ना, किसी भी राइट एंगल को आप देखोगे तो ये आपका राइट एंगल हो गया, और इस राइट एंगल में ऐसा ही अगर ऑल राइट एंगल अगर ड्रॉ कर पाए हम, ठीक है, तो आप देख पाओगे कि इस राइट एंगल में ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू, आप छोटा लो बड़ा लो, ये इसको स्ट्रेच कर दो, कैसे भी कर दो, है ना। तो ये आप स्मॉल एंगल ले लो, तो राइट एंगल्स जो होंगे वो सारे इक्वल्स होते हैं आपस में। ठीक है, ये भी बहुत आसान था, आप समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट 5th पोस्टुलेट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाला है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, यूक्लिड ने लास्ट में घुमा दिया है सारे बच्चों को। ठीक है, तो आपको घूमना नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपको इसको ईजिली समझाऊंगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है यूक्लिड साहब, क्या कहते हैं कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, फॉलिंग ऑन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स पहले से हैं, और उस पर कोई एक स्ट्रेट लाइन आता है और इस तरह से एज ए ट्रांसवर्सल, तो एंगल्स बहुत सारे बनते हैं, आप पढ़ें ग्रेड 7 में पैरेलल लाइंस चैप्टर में। तो एक साइड में, सेम साइड में जो एंगल्स बनते हैं उसमें अगर इंटीरियर एंगल्स को अगर आप एक साथ लेते हो, ठीक है, सेम साइड में, तो अगर आप लेते हो इंटीरियर एंगल को सेम साइड को, तो अगर उसका सम लेस देन 180 डिग्री होता है तो आगे जाके वो दोनों मिल जाएंगे। नहीं समझ में आया होगा आपको, मैं अभी समझाता हूं। देखिए मैं लिया 2 लाइन, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इस पे एक लाइन मैं लिया, ये लिया, ठीक है। यूक्लिड साहब ने क्या कहा कि अगर एक लाइन, ये L M N, N की बात कर रहा हूं मैं, अगर N जो है एक लाइन वो किसी 2 लाइन पे फॉल करता है L और M पे, तो इंटीरियर एंगल, इसको 1 और 2 मानता हूं, इसको 3 और 4 मानता हूं, बिल्कुल समझ में आएगा, सबको आएगा। तो इंटीरियर एंगल जैसे को इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये हो गए आपके को इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 3 और एंगल 4 भी को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड इन सेम साइड, बात कर ले अगर 1 2 का, तो अगर लेस देन 180 डिग्री होते हैं, दिख रहा है आपको ये लेस देन 180, इधर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है 180 से क्योंकि मैंने पैरेलल नहीं लिया है ना। तो अगर लेस देन 180 डिग्री होते हैं, तो अगर आप इसको प्रोड्यूस करोगे तो आगे जाके ये मीट कर जाएगा, यही तो बात है। और इधर आप प्रोड्यूस करोगे तो ये कभी भी मीट नहीं करेगा जिस साइड एंगल का सम मोर देन 180 डिग्री होगा। तो ये है थ्योरम, अरे सॉरी, पोस्टुलेट नंबर 5, ध्यान से समझेंगे। ये एक तरह का पैरेलल लाइन का रिलेशन बताता है कि अगर पैरेलल नहीं है तो जिस तरफ वो लाइन मीट कर जाएगा उस तरफ के इंटीरियर एंगल्स को आप लोगे तो उसका वैल्यू लेस देन 180 होगा। जिस तरफ लाइन मीट नहीं करेगा उस तरफ के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमेशा मोर देन 180 होगा। और अगर 90 प्लस 90 अगर 180 हो जाए, ठीक है, 180 होगा, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पैरेलल लाइंस का रिलेशन भी बताता है यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट। तो इसको दूसरे सेंटेंस में, दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P पैरेलल टू L। अगर कोई 2 लाइन है और ये लाइन L है और ये M है, और M के किसी P पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रहा है, ठीक है, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा तब जब यहाँ से ये जो एंगल का सम है वो एग्जैक्टली 180 होगा
तब। ठीक है, तो ये था आपका 5th पोस्टुलेट। अब यहाँ पे क्लास को मैं करता हूँ एंड। एक अच्छा सा क्लास हम लिए जहाँ पे स्टार्टिंग के बिगिनिंग ऑफ ज्योमेट्री से लेके टर्म्स रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री, कंट्रीब्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन ज्योमेट्री फील्ड, उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताए, उसके बाद फिर आपके एग्जियम्स बताए, पोस्टुलेट्स बताए, थ्योरम्स बताए, कोरोलरी बताए, 7 एग्जियम्स बताए, 5 पोस्टुलेट्स बताए। तो ये फर्स्ट पार्ट जो था आपका इस ज्योमेट्री का फिनिश हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग सारे टर्म्स को डिफाइन करेंगे, पॉइंट को, लाइन सेगमेंट को, लाइन को, एंगल को, ठीक है, रे को, और थोड़ा थोड़ा कुछ और जो बेसिक क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के वो करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था, एक पार्ट इसका और आएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप देख रहे थे द मैथ्स हेरिटेज। थैंक यू एवरीवन।